लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं सुजीत, मैं आपको कराऊंगा आज पॉलिटी का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है सिटीजनशिप। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो नागरिकता के बारे में करेंगे, सिटीजनशिप के बारे में करेंगे, और बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग सिटीजनशिप को आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप को हम लोग आज पढ़ना। सबसे पहले जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, भारत में दो तरह के लोग हैं, एक नागरिक और दूसरा विदेशी। नागरिकता का कहना, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर है वो है, चैप्टर का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप सिटीजनशिप को आज हम लोग देखेंगे, और बहुत ही डिटेल फॉर्म में हम लोग आज सिटीजनशिप को देखने वाले हैं। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो होगा नागरिकता। नागरिकता क्या है, टॉपिक है आज नागरिकता के बारे में। भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, भारत में दो तरह के लोग हैं, एक नागरिक और दूसरा विदेशी। पहला क्या बताया मैंने, एक नागरिक व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हैं, और दूसरा कौन है, विदेशी लोग जिनका घर भारत में नहीं है, या भारत में उतना फ़ायदा नहीं मिल सकता है जितना भारत के नागरिक को फ़ायदा मिलेगा, उतना फ़ायदा नहीं मिल सकता है जितना भारत के नागरिक को फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले विदेशी लोगों को दो श्रेणियों में रखा गया। विदेशी लोगों को कितने श्रेणियों में रखा गया, सॉरी, भारत के नागरिक को दो श्रेणी में रखा है। एक विदेशी लोगों को विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र कहने का मतलब भारत और अमेरिका एक अच्छा संबंध है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विदेशी मित्र के लोग हैं ये सब, क्या बोलते हैं, विदेशी मित्र। और भारत और पाकिस्तान एक अच्छा संबंध नहीं है, तो यहाँ पे हम कहते हैं विदेशी शत्रु, क्या बोलते हैं, विदेशी शत्रु। तो ये डिफरेंस है। तो विदेशी को भी दो ग्रुपों में हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। तो सबसे पहले देखते हैं नागरिकता होने का क्या क्या फ़ायदा है। दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे कि नागरिकता नहीं होने का, विदेशी होने का क्या क्या लॉस है, मतलब विदेशी को क्या क्या अधिकार है जो भारत के मूल निवासी हैं नागरिक से कम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बोलते हैं नागरिकता के लाभ। नागरिकता के लाभ के कहने मतलब भारत के नागरिक को विशेष अधिकार क्या क्या प्राप्त है जो विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। तो भारत नागरिकता के लाभ, सबसे पहले नागरिकता से क्या क्या लाभ है ये अभी हम लोग डिटेल फॉर्म में चर्चा करेंगे, नागरिकता से क्या क्या लाभ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15, जब आप फंडामेंटल राइट, जब मौलिक अधिकार, हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, चैप्टर 15। और अनुच्छेद 15 में ये मेंशन किया गया है कि भारत का नागरिक को, जो अनुच्छेद 15 मेंशन करता है कि 15 में है, जाति, धर्म, मूल, वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब भारत में क्या है, जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर, ये के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अब अगर हम बात करें जाति के ऊपर बात करें, तो आप लोग बहुत तरह के चीज़ों को आप देखते होंगे। अगर हम लोग जाति के आधार पर बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं जाति के आधार पर कि कोई भी संस्थान है, जैसे आप चुनाव देने का वोटिंग करने के लिए गए, आप जब चुनाव का वोटिंग करने के लिए गए तो वहाँ पे आपको किसी भी आधार पर निर्वाचन आयोग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि आप फलना धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश, किसी भी वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये आपको समझ में आएगा, जाति, धर्म, मूल, वंश, ये आर्टिकल 15 में मेंशन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में मेंशन किया गया है, ये अनुच्छेद 15 में मेंशन किया गया है कि जाति, धर्म, मूल, वंश या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सिर्फ फ़ायदा जो है, आर्टिकल 15 का जो फ़ायदा है वो सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलेगा। आर्टिकल 15 का जो फ़ायदा है वो सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जाएगा। आर्टिकल 15 का फ़ायदा तो वो किसको मिलेगा,
भारत के नागरिक को मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्टिकल 15 का फायदा वो किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं। विदेशी के साथ हम किसी भी तरह का भेदभाव कर सकते हैं। हो सकता है किसी मंदिर में वोटिंग करने से रोक सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों में हम लोग उसको प्रतिबंध कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 भी जो है ये भारत के सिर्फ नागरिक के लिए ही है। आर्टिकल 15 ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आर्टिकल 15 क्या मेंशन करता है। अभी हम लोग जो दूसरा आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 में क्या मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 16 की चर्चा करेंगे। कौन सा अनुच्छेद की चर्चा करेंगे? अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 में क्या है? अवसर की समानता और आरक्षण का जो प्रावधान है। तो अवसर की समानता, भारत में कोई भी तरह का वैकेंसी निकलेगा, कोई भी नौकरी का प्रावधान होगा, वो अनुच्छेद 16 में ही मेंशन किया गया है। किसमें दिया गया है प्रावधान? अनुच्छेद 16 में। तो अवसर की समानता की अगर बात करें, अवसर की समानता की अगर बात करें, वो अनुच्छेद 16 में मेंशन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 16 में मेंशन किया गया है अवसर की समानता। मतलब भारत में कोई भी सरकारी वैकेंसी या सरकारी पद खाली है तो भारत के प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि देश का प्रधानमंत्री है उसका बेटा के लिए वो स्पेशल सीट है, ऐसा नहीं। वो भारत के सभी नागरिक, तो ये सिर्फ भारत के नागरिक के लिए ही ये प्रावधान है। विदेशी व्यक्ति के लिए ऐसा प्रावधान, इस पर कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 16। अब हम लोग बात करते हैं 19 का। अनुच्छेद 19 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कौन सा अनुच्छेद के ऊपर? अनुच्छेद 19 के ऊपर बात करेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या है। 19 में 5-6 पार्ट है। अगर हम बात करें 19 का पार्ट 1, अगर बात करें पार्ट 2, मतलब क ख ग आप जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं 1 का 2, 19 का 3, 4, 5, 6, पहले 7 पार्ट हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था ये हटा दिया गया है। तभी हम लोग 6 सीखेंगे। ये सिर्फ जो है 19 का आज़ादी वो सिर्फ भारतीय नागरिक को, आप देखें कि 15 की आज़ादी सिर्फ भारतीय नागरिक को है, 16 की आज़ादी सिर्फ भारतीय नागरिक को है, और 19 की भी जो आज़ादी है वो सिर्फ भारतीय नागरिक को है। तो 15, 16 अभी हम लोग देख लिए। 15 भारतीय नागरिक, 16 भारतीय नागरिक, वो विदेशी को नहीं है। और 19 का 1 में है बोलने की आज़ादी। अगर हम बोलने की आज़ादी की बात करें तो भारत में हम सरकार के विरुद्ध में बोल सकते हैं। अब देखिए दो बातों को ध्यान रखना है। 19 का 1 में है बोलने की आज़ादी। 19 का 1 में क्या है? बोलने की आज़ादी। जरा यहाँ पे समझिएगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, ठीक है। तो 19 का 1 में है बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले आप समझो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। पहला बात, वो हमारे बोलने की आज़ादी के अंतर्गत नहीं आता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में नहीं बोल सकते। पहला बात तो आपको समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कोई भी तरह का भाषण या बातें नहीं करेंगे जिससे हमारे देश में भाईचारा को आघात पहुंचे, देश की अखंडता और एकता में कोई खरोच आए। तो इस तरह का कोई भी बात नहीं कर सकते। बोलने की आज़ादी है हमें भारत में, हम बोल सकते, लेकिन इन दोनों बातों को ध्यान रखना है कि हम सर्वोच्च न्यायालय और इसके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे ये बोलने की आज़ादी है कि हम भारत में बोल सकते कि मोदी सरकार ने कोई भी विकास नहीं किया। तो सरकार के विरुद्ध में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो बातों को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे। और वो नहीं बोलने में है कि सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे, और दूसरा बात है कि हम लोग ऐसा कोई भी बात नहीं करें जिससे देश में दंगा फैल जाए, सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुँचे। इन सारे चीज़ों को नहीं बोलना है। तो ये 19 का 1 में है। लेकिन सरकार के विरुद्ध में बोल सकते हैं, यही हमारी बोलने की आज़ादी है। अगर सरकार ने विकास नहीं किया है, काम नहीं किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारी बोलने की आज़ादी है। तो ये 19 का 1 में मेंशन किया गया है। 19 का 1 में क्या है? बोलने की आज़ादी, आपको याद हो गया। 2 में क्या है कि धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन करने का मतलब
सरकार की कोई नीतियों का विरोध करना हो या और किसी बातों का विरोध करना हो तो ये हम लोग आर्टिकल 19 के 2 के अंतर्गत कर सकते हैं, 19 के 2 के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे आप समझना, जैसे आप यहाँ पे ध्यान देना, 19 के 2 के अंतर्गत क्या मेंशन किया गया है, 19 के 2 के अंतर्गत क्या मेंशन किया गया, इस बातों को आप सबसे पहले समझो। सबसे पहला बात यहाँ पे क्या चर्चा किया गया है 19 का 2 में, ये चर्चा किया गया है कि अगर कोई विरोध है, विरोध प्रदर्शन करना, वो हम लोग कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन ये हमारा फंडामेंटल राइट है, धरना प्रदर्शन करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन ऐसा नहीं कि रोड जाम कर देंगे, आम पब्लिक को दिक्कत पहुंचाएंगे तब इलीगल माना जाएगा, लीगल नहीं मान। आपको जो सरकार जगह मुहैया कराया, आप वहां पे जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, तो वो आपको लीगल रूप से माना जाएगा। तो 19 का 2 समझ में आ गया, 1 समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया। अब हम लोग 19 के 3 के बारे में चर्चा करेंगे। 19 के 3 में क्या मेंशन किया गया, आर्टिकल 19 के 3 में क्या चर्चा किया गया है, आर्टिकल 19 के 3 में क्या चर्चा किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल तौर पर देखेंगे। 19 का 3 में क्या है कि हम लोग संगठन बना सकते हैं, भारत में क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये आर्टिकल 19 के 3 में मेंशन किया गया है। किस में मेंशन किया गया है, 19 के 3 में, कि भारत में हम संगठन बना सकते हैं। तो लेकिन भारत में सेनाओं को, वैश्याओं को संगठन बनाने का आज़ादी नहीं है। संगठन बना सकते हैं, ये 19 का 3 में। पहला में हो गया बोलने की आज़ादी, दूसरा में हो गया धरना प्रदर्शन करने का आज़ादी, तीसरा में क्या हो गया आपका, संगठन बना। 4 में आवास संचरण, 19 के 4 में आवास संचरण, भारत में हम किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, यह हमारा अधिकार है 19 के 4 के अंतर्गत। और 19 के 5 के जो अंतर्गत है, भारत के किसी भी राज्य में हम लोग बस सकते हैं। और 19 के 6 में है, 19 के 6 में अपने अनुसार एक अच्छा सा व्यापार कर सकते, जो लीगल व्यवहार, ऐसे नहीं कि बिहार में रोड पे ठेला लेके शराब बेचने लगे, तो ये सब इलीगल है, ठीक है। तो लीगल व्यापार करने की जो आज़ादी देता है वो 19 का, चप्पल का दुकान खोल सकते हैं, जूता का दुकान खोल सकते हैं, ये सब लीगल व्यापार है। तो वो भी लाइसेंसी तरीके से खोलना है, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से नहीं करना है। तो 19 में 6 पार्ट समझ में आएगा। 1 में क्या है, बोलने की आज़ादी है, 19 का 1 में क्या है, बोलने की आज़ादी है। 19 का 2 में क्या है, धरना प्रदर्शन। 3 में संगठन बना सकते हैं, 3 में क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। 19 का 4 में क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 में संगठन बना सकते हैं, और 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं, आवास संचरण, भारत में किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। 5 में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 19 के 5 के अंतर्गत हम लोग किसी भी राज्य में बस सकते हैं। और 6 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 19 के 6 के अंतर्गत जो मेंशन किया गया, 19 में 6 में ये बोलता है कि हम लीगल व्यापार कर सकते हैं। ये सिर्फ 19 जो है देख रहा है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ये सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, ठीक है। अब यहाँ पे 29 और 30 की हम लोग बात करें, संस्कृति और ये शिक्षा, ये भारतीय इंडियन एंड कल्चर, आर्ट एंड अपनी संस्कृति को बचाए रखना, ये भी 29-30 सिर्फ भारतीय नागरिकों के। तो ये भारतीय नागरिक होने का लाभ क्या है, फायदा क्या है, किस भारतीय नागरिक को एक विशेष प्रावधान क्या मिला है विदेशी से अलग हटकर, तो ये आर्टिकल हम लोग 15 में देखे, 16 में देखे, 19 में देखे, तो ये हम लोग देखे। और क्या क्या इसके अलावा, लोकसभा राष्ट्रीय विधानसभा का मतदान कर सकता है, वोटिंग करने का अधिकार है, ये आप देख सकते हैं। ये भारतीय नागरिक को ही सिर्फ अधिकार है, विदेशी लोगों को संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य चुनाव लड़ने की आज़ादी है, वोट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति, भारत में जैसे राष्ट्रपति हो, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, जज, राज्यपाल, महान्यायाधीश, अधिवक्ता नियुक्त होने का अधिकार, तो जितने भी उच्च पद हैं इस पर भी नियुक्त होने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही है। ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ये बात अभी यहाँ पे जो जितना बात आपको बताया है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष प्रावधान करता है। सिर्फ इतना बात एक अलग पहचान बनाता है भारतीय नागरिकों का। ये क्या करता है, एक अलग पहचान बनाता है कि आप भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आगे हम लोग जाते हैं, चर्चा करते हैं कि नागरिकता के बारे में हम लोग भारतीय संविधान के भाग अभी हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हैं, अनुच्छेद 1 को पढ़े हैं। अनुच्छेद 1 में हमारा मेंशन किया गया था, अनुच्छेद 1 भाग 1 को पढ़े थे। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक मेंशन किया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो भाग 2 को पढ़ रहे हैं, और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में मेंशन किया गया। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में चर्चा किया गया। तो यहाँ पे आपको पूछा गया भारत की नागरिकता कौन से भाग में है, तो भाग
दो में है, कौन से भाग में है, तो भाग 2 में है। पूछेगा कहाँ से कहाँ तक वह अनुच्छेद में मेंशन किया गया, तो 5 से 11 के बीच में। नागरिकता के बारे में संबंधित अनुच्छेद क्या क्या है, 5 से 11 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है, नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में, नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है, बारे में चर्चा की गई है 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक। यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो संविधान निर्माण के उपरांत जब संविधान बनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूरी तरह लागू हुआ था, तो संविधान निर्माण के उपरांत क्या हुआ था कि 4 श्रेणियों में भारत के नागरिक को रखा गया था। कितने श्रेणी में, 4 श्रेणी में। वो श्रेणी कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखना शुरू करेंगे अभी, और हम लोग पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे वो श्रेणी कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए अनुच्छेद 5 में, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी होगा वही भारत का नागरिक होगा, जो भारत का मूल निवासी है। ये अनुच्छेद 5 में मेंशन किया गया। ये अनुच्छेद कौन से में मेंशन किया गया, 5 में। वो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी होगा उसको भारत का नागरिक माना गया था। दूसरा समय में अनुच्छेद 6 की अगर बात करें, ये अनुच्छेद 6 है, ये एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। अब देखो यहाँ पे मान के चलते हैं, ये इधर इसके इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। इसको जरा आप समझना, इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया है। तो एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, भारत आया, और उसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए, निम्नलिखित में से कोई 2 में से एक शर्त हो। तो पहला शर्त क्या रखा गया कि कोई पाकिस्तान से भारत आया तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है, यह जब भारत बटा नहीं था, पाकिस्तान भारत एक था, उसी में अगर किसी का माता पिता भारतीय हो उसको भी। तो यह अनुच्छेद 6 समझ में आ गया होगा। 6 में क्या करा, 5 में क्या होगा, भारत का जो मूल निवासी है उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। 6 में बोला पाकिस्तान से भारत जो आया होगा उसको भी भारत का नागरिकता देंगे, यह अनुच्छेद 6 में बोला गया। और अनुच्छेद 7 के, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत में से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, फिर भारत में पुनर्निवास। देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, जरा देखना। क्या बोला गया, अब जो अनुच्छेद 5 में आप समझ गए भारत का नागरिक हो, 6 में आप क्या समझे, वही पाकिस्तान वाला बात कि पाक इधर है और इंडिया इधर है, तो इधर से इधर आया होगा ये 6 में, ठीक है। अब 7 क्या कहता है कि वो व्यक्ति था या इंडिया में रहता था वो, ठीक है, गुस्सा आया तो चल गया इधर पाकिस्तान, ठीक है। अब मन किया कि नहीं पाकिस्तान तो यहाँ से भी बेकार जगह है, तो फिर ही वापस आ गया, उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद 7 में बोला गया। किसमें बोला गया, 7 में। क्या बोला है, एक बार इंडिया से भारत गया, फिर भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर भारत आया, उसके लिए जो नागरिकता का प्रावधान किया गया वह अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया। कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 7 में। और देखो ये जो है, ये 2 का जो पॉइंट है इस 6 के लिए संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, 7 से संबंधित है। अभी 8 से संबंधित देखेंगे, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा अविभाज्य भारत में पैदा हुए लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है आप समझना। यहाँ पे जैसे ये देखो, ये पाकिस्तान इधर और इधर इंडिया, इसमें उसका पैदा हुआ है जिसमें भारत पाकिस्तान नहीं, लेकिन वो इंग्लैंड में रह रहा तो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। उसको ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है, ये जो लाइन है ये अनुच्छेद 8। तो 5 से 8 आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आई होप आपको आ गया होगा। ये अनुच्छेद 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसी को आपको याद रखना है, सारे आर्टिकल को याद करना उतना आवश्यक नहीं है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। नागरिकता से संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से, ये अनुच्छेद 9 में कहा गया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। 9 में कहा गया अगर किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत का नागरिक नहीं होगा, ये 9 में कहा गया। संसद को यह अधिकार है नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के विषय में कानून बना सकता है, यह अनुच्छेद 11 में।
नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है अनुच्छेद 11 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को वो है अनुच्छेद 11 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है संसद को वो है अनुच्छेद 11 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 11 में। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 11 में है। और किसी भी देश की नागरिकता को अगर ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की जो नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 9 में किया गया है। ठीक है। तो बहुत बार नागरिकता कानून पर संसद ने बनाया है, ये आर्टिकल आपने अभी पढ़ा है जस्ट। ये आर्टिकल 11 में ये अधिकार है संसद को नागरिकता कानून पर अधिकार बनाने का। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में क्या अधिकार है नागरिकता कानून पर कानून बनाने का, नागरिकता के विषय पर कानून बना, और बहुत बार बनाया है। इसी 11 का प्रयोग किया गया 1955 में, 1986 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2015 में। बहुत बार ऐसा प्रावधान किया गया है, बहुत बार ऐसा प्रावधान किया गया है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1955 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान बनाया। नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मतलब कैसे 1955 में कैसे भारत की नागरिकता समाप्त होगा और कैसे भारत की नागरिकता को ग्रहण करेगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें को बताया गया। 5 तरीके से, 5 तौर पर हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने को वो 5 शर्तें कौन कौन है? तो सबसे पहला शर्त जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देखिए, वो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर करने का मतलब है। अब यहाँ पे 2 चीज को जरा समझना होगा। यहाँ पे बोला गया कि जन्म के आधार पर भारत में 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति भारत का क्या होगा? तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। तो वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा अगर पंजीकृत करा दिया, प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार के आवेदन प्राप्त होने पर केंद्र सरकार अगर सहमति दे और क्षेत्र विशिष्ट कोई देश को, जैसे कोई क्षेत्र पाकिस्तान का कोई क्षेत्र को भारत में मिला लिया, तो उसे भी ऑटोमेटिक वहाँ के लोगों को कोई क्षेत्र को मिलाने के बाद उसको भी नागरिकता। तो ये 5 प्रावधान किया गया था 1955 में नागरिकता के संबंधित में। कितना प्रावधान था? 5 प्रावधान था। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से, क्षेत्र समावृष्टि के आधार पर। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति के संबंध में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा अनुच्छेद में? 9 में है कि भारत में नागरिकता की समाप्ति कैसे हो जाएगा? स्वेच्छा से त्याग द्वारा। 3 तरह का प्रावधान है। स्वेच्छा के त्याग द्वारा, स्वेच्छा से त्याग के द्वारा, पूर्ण त्याग के द्वारा, ठीक है, समापन द्वारा, अगर समाप्त किया जाता है, वंचित किया जाना। ठीक है। तो ये 3 प्रकार से नागरिकता त्याग, यदि बर्खास्त किया जाना, स्वेच्छा पूर्ण त्याग, अगर किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो इस तरह से नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एकल नागरिकता क्या है? तो भारत में मैंने बताया कि एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। डैट मीन्स एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता कहने का क्या मतलब है? एकहरी नागरिकता कहने का तात्पर्य है कि जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो राज्य सरकार की अलग नागरिकता है, केंद्र सरकार की अलग नागरिकता, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि भारत में राज्य के लिए अलग प्रावधान और केंद्र के लिए अलग प्रावधान, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम मान लो
दिल्ली में रह रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, तो दिल्ली की अलग नागरिकता, दिल्ली में जिस गांव में जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसकी अलग नागरिकता, और देश की अलग ना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरे पास सिर्फ नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। किसकी नागरिकता है? भारत की नागरिकता। तो किसकी नागरिकता है? सिर्फ भारत की नागरिकता है। तो लेकिन अमेरिका में एक राज्य की भी नागरिकता है और एक केंद्र की। तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये भी हम लोग ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हैं। ये हम लोग कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ये हम लोग ब्रिटेन के संविधान से प्रावधान लिए हैं। कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से प्रावधान किए हैं एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये हम लोग ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त किए हैं एकल नागरिकता। अब देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता। कुछ भारत के लोग जो है विदेश में, उसको भी नागरिकता देने के लिए 20वीं में 2000 में भारत सरकार ने, एक विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोर पर एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसने अपने रिपोर्ट जानकर जनवरी 2000 में पेश किया था। मतलब एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बनाया था, उसने अपने रिपोर्ट दिया था कि जो भारत के वैसे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, जैसे अक्षय कुमार सब देखते हैं आप, कनाडा की नागरिकता ले, तो उसके लिए कुछ कुछ अलग अलग प्रावधान बनाया गया था। तो पहला जो एक प्रावधान बनाया गया था, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बनाया गया था पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, PIO बनाया गया था, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। इसी के बाद बनाया गया था PIO का प्रावधान बनाया गया था, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। मतलब वो व्यक्ति जो भारत के हैं और विदेश में रह रहे हैं उसको नागरिकता दिया जाएगा, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। लेकिन भारत में बहुत सारे शक्ति उसका समाप्त कर दिया जाएगा। बाद में पुनः पुनः नागरिकता संशोधन 2015 में जब संशोधन किया गया, 2015 में संशोधन, तो लाया गया OCI। क्या लाया गया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन मतलब कोई कोई मित्र देश हैं भारत के साथ, उन लोगों को क्या कर दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। और उस वो लिमिट नागरिकता रहेगा, और वो लिमिट देश भी रहेगा जो मित्र देश हैं। उन लोगों में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको भारत की भी नागरिकता रहेगा। जैसे अक्षय कुमार जी हैं, ये OCI के अंतर्गत आता है, ओवरसीज नागरिकता के अंतर्गत। वो अक्षय कुमार को भारत की भी नागरिकता है, कनाडा की भी नागरिकता है, लेकिन भारत में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। भारत में क्या नहीं लड़ सकते हैं? इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव में भाग नहीं ले सकते, आर्टिकल 15 नहीं है उसके पास। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलते हैं, नागरिकता एक छोटा सा लेक्चर था, फिर हम लोग अगले टॉपिक में बहुत ही डिटेल फॉर्म में और भी बातों पर बात करेंगे। और जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारे रेफर कोड का प्रयोग करें। हमारे रेफर कोड का प्रयोग करिए आप, और रेफर कोड के प्रयोग करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा रेफर कोड है सुजीत, तो हमारे रेफर कोड का प्रयोग करिए आप।